Hi everyone, welcome back to our YouTube channel BIM for Construction। इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी थी उसका आज पार्ट 3 हम अपलोड कर रहे हैं। अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड इंटरव्यू या आप कैड के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद थी। और अगर इसी के साथ आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो जो मैकेनिकल सिविल और जो आपकी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें इससे रिलेटेड आपके सब्जेक्ट्स होते हैं तो आप वो यहाँ से कवर अप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा व्हाट आर द फैंटम लाइंस यूज्ड फॉर। So phantom lines are used in technical drawings to represent alternate position of moving part, adjacent or related parts that are not part of the main object, path of motion, repeated details or part। So एक यहाँ पर इमेज हमने यहाँ पर अपलोड कर रखी है, आप देख सकते हैं इस इमेज के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट है मेन वो थिक विजिबल लाइन से हमने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है। बट उसी ऑब्जेक्ट की एक आप देख सकते हैं कि जब वो ऑब्जेक्ट मूव होगा इस ट्रेजेक्ट्री पर, जब वो इस पाथ पर जब वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसका मूवमेंट होने के बाद उसकी लोकेशन, जो नेक्स्ट लोकेशन है वो भी हमने यहाँ पर डिफाइन कर रखी है थिन लाइन से, थिन डैश लाइन से। सो ये जो लाइन होती है इस लाइन को हम फैंटम लाइन कहते हैं। इस फैंटम लाइन का यूज़ करके आप किसी ऑब्जेक्ट का पाथ ऑफ मोशन बता सकते हैं, रिपीटेड डिटेल्स और पार्ट्स अगर आपके बार बार रिपीटेड हो रहे हैं तो फैंटम लाइंस का आप यूज़ कर सकते हैं। एडजेसेंट और रिलेटेड पार्ट जो कि मेन ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है उसको भी आपको अगर शो करना है तो आप फैंटम लाइन का यूज़ कर सकते हैं। और अल्टरनेट पोजीशन ऑफ मूविंग पार्ट, सो ये हमारी फैंटम लाइन के बारे में रहता है। दे आर टिपिकली ड्रॉन एज अ सीरीज ऑफ लॉन्ग एंड 2 शॉर्ट डैशेस। तो इसमें लॉन्ग और 2 शॉर्ट डैशेस रहते हैं एंड हेल्प प्रोवाइड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट विदाउट क्लटरिंग द मेन ड्राइंग। सो मेन ड्राइंग को बिना डिस्टर्ब करे उस काम को यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केल इन इंजीनियरिंग ड्राइंग? इन इंजीनियरिंग ड्राइंग स्केल रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स साइज रिप्रेजेंटेड ऑन द ड्राइंग। सो कोई ऑब्जेक्ट है उसकी जो एक्चुअल साइज है और ड्राइंग पर जब हमने ड्राइंग बनाई है तो उस ड्राइंग के अंदर फॉर सपोज आपने A3 पेपर पे लेआउट सेट किया है तो A3 पेपर पे आप फाइनल रेशियो क्या रख रहे हैं, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है हम एक्चुअल साइज का कैड या रेविट में जब बनाते हैं तो हम जब फाइनल हमें उसे प्लॉट करना होता है किसी शीट पे A3 पर, तो A3 अभी आप एग्जांपल लीजिए तो उस पर आपको एक स्केल सेट करनी होगी। अदरवाइज वो जो आपका ऑब्जेक्ट अगर बिगर साइज का है तो वो पूरा उस A3 प्लॉट के लेआउट पे फिट नहीं होगा, और अगर स्मॉल है तो हो सकता है आपको विजिबल नहीं हो, तो आपको या तो साइज जो स्केल है वो या तो रिड्यूस करनी होती है या इंक्रीज करनी होती है। तो वही स्केल होता है कि जो एक्चुअल हमारा ऑब्जेक्ट का जो हमने ड्रॉ किया है उसकी साइज से हम या तो रिड्यूस कर रहे हैं या इंक्रीज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अ स्केल ऑफ 1:2 मीन्स द ड्राइंग इज हाफ द साइज ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट। मीन्स अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ 100 mm है तो अब अगर आपने 1:2 जो है कैड में सेलेक्ट कर लिया है या आप जो आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग में 1:2 पर ड्रॉ करना चाहते हैं, मीन्स जो ऑब्जेक्ट की 100 mm की लेंथ है, ओके, जब आप उसे मेज़र करेंगे स्केल से तो आपको 1:2 आपने वहाँ पर डिफाइन कर दिए, तो जो उसकी 100 mm की जो लेंथ है अब वो उससे हाफ हो जाएगी, मीन्स 50 mm की ही आपके लेआउट पर प्रेजेंट है क्योंकि आपने 1:2 स्केल का यहाँ पर यूज़ किया है। अगर आप 2:1 का यूज़ करते हैं मीन्स 100 mm उसकी लेंथ थी ऑब्जेक्ट की, बट आपने 2:1 जो कि एक एनलार्ज स्केल होती है उसका यूज़ किया है तो आपने जो 100 है उसको 200 ड्रॉ करेंगे आप यहाँ पर। और स्केल अगर आप 1:1 पर ही ज्योमेट्री बनाना चाहते हैं आपके लेआउट पे तो आपको 100 का ही 100 यहाँ पर यूज़ करना है। तो ये स्केल्स होती है हमारी। यूजिंग स्केल हेल्प्स एक्यूरेटली रिप्रेजेंट लार्ज और स्मॉल ऑब्जेक्ट इन मैनेजेबल ड्राइंग साइज वाइल मेंटेनिंग प्रोपोर्शनलिटी। तो ये एक देख सकते हैं आप 1:1 फुल साइज, 2:1 एनलार्ज हो जाएगा जैसे आप 2:1 करते हैं, और 5:1 करते हैं तो और बड़ा हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ऑफ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फुल सेक्शन एंड हाफ सेक्शन व्यू? फुल सेक्शन व्यू, द ऑब्जेक्ट इज इमेजिन्ड टू बी कट completely along a cutting plane usually through the center। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को जो है हमने यहाँ पर सेंटर से एक प्लेन बनाकर काटा है, ठीक है। फ्रंट से आप एक प्लेन ले सकते हैं और इसको कट कर देंगे। जब हम कट करते हैं फुल तो हमारा पूरा जो सेक्शन होता है, जैसा कि आपको पता है, जो हमारा सेक्शंस कट करने के बाद जो है हम जो हमारा विजिबल पोर्शंस होते हैं जो कटिंग के अंदर हुए हैं उसे हम हिडन लाइन से यहाँ पर शो करते हैं। तो ये लाइंस, हिडन लाइंस का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो ये हमारा फुल कटिंग सेक्शन है।
इट शोज द इंटीरियर ऑफ द ऑब्जेक्ट एज इफ वन हाफ इज रिमूव्ड। मीन्स उसका इंटीरियर देखते हैं हम इसमें, तो आप देख सकते हैं कि इसके इंटीरियर में कैसा है। यहाँ पर जो आपके सिलेंड्रिकल होल्स वगैरह है, तो यहाँ पर तो अभी फ्रंट से देख रहे हैं हम, तो डैश लाइन से यहाँ पर शो करते हैं जो कि हमारी हिडन लाइन होती है। बट जब हम सेक्शन काटते हैं, यहाँ पर एक सेक्शन हम यहाँ पर काटते हैं, तो उसके बाद जो होता है अब हम इसे जो आपकी विजिबल थिन लाइन होती है उससे यहाँ पर शो करते हैं, बिकॉज अब हमें ये क्लियरली विजिबल है क्योंकि हमने प्लेन यहाँ से कट करके सेक्शन व्यू देखना है इसका। तो ये होता है हमारा फुल सेक्शन। और हाफ सेक्शन में क्या होता है कि आप केवल हाफ ज्योमेट्री तो जो आपके फ्रंट से विजिबल होगी, जब सेक्शन नहीं कटा होता है तो कैसी दिखती है वो शो करते हैं, और सेकेंड हाफ आप शो करते हैं कि कट प्लेन का यूज़ करने के बाद आपको वो ऑब्जेक्ट कैसा विजिबल होगा। तो ये होता है हमारा हाफ सेक्शन। तो ये था फुल और हाफ सेक्शन के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज एन आइसोमेट्रिक स्केल? An isometric scale is a special scaling factor used to accurately represent measurements in an isometric drawing. Because isometric drawing shows a 3D object on a 2D plane with the three principal axes equally angled 120 degree apart, the true length along the axis appear foreshortened. To compensate, the isometric scale is applied typically about 0.816 of the true length so that the measurement drawn along the isometric axis look proportionally correct. सो आपको जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुके हैं कि जो हमारा आइसोमेट्रिक स्केल होता है वो उस पर जब भी हम कुछ आइसोमेट्रिक व्यू में हम कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं किसी भी, जैसे कि आप क्यूब देख रहे हैं, ये क्यूब आपको फ्रंट से देखने में 3D लगेगा, बट ये जो क्यूब होता है ये हम 2D प्लेन पे ही ड्रॉ करते हैं। यही जो है हमारी आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स कहलाती है। ये रियल 3D ऑब्जेक्ट्स नहीं होते बिकॉज ये 2D प्लेन में ही ड्रॉ होते हैं, बट इनके जो प्रिंसिपल एक्सेसेस होती है एक्स वाई जेड, जो हम 3 प्रिंसिपल एक्सेस का यहाँ यूज़ करते हैं, उनके बीच में 120 डिग्री का जो हमारा एंगल होता है उस पर वो पार्ट ऐसे होती है कि जब हम इस पर ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं तो वो एक हमें 3D जैसा विजिबल होता है। बट अगर आपको कभी इसकी ट्रू लेंथ मेज़र करनी हो इनकी जो है क्यूब की एक्स के अराउंड, तो आपको जो है ये आइसोमेट्रिक स्केल का फॉर्मूला यूज़ करना होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आइसोमेट्रिक स्केल का जो फॉर्मूला है इक्वल टू आइसोमेट्रिक लेंथ डिवाइडेड बाय ट्रू लेंथ। तो ये जो है आपका जो भी वैल्यू होगी उसको 0.82 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो आइसोमेट्रिक लेंथ कितनी होगी? इक्वल्स टू 0.82 मल्टीप्लाई बाय ट्रू लेंथ। तो ये आइसोमेट्रिक स्केल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर थ्रेड्स रिप्रेजेंटेड इन इंजीनियरिंग ड्राइंग्स? Threads in drawings are shown by simplified lines or symbols like triangle or dashed line. Thread knots, section view shows parallel lines for thread. तो आपको पूछ लिया जाता है कि आपको थ्रेड बनानी है, आपको किसी भी जो आपका नट है उसकी थ्रेड आप कैसे बनाएंगे, तो आप उसकी एक्सटर्नल थ्रेड बनाने के कुछ ये जो है तरीके होते हैं, इनका आप यूज़ कर सकते हैं, और इसी के साथ इंटरनल थ्रेड बनाने के तरीके होते हैं, तो इनका आप यूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली जो होता है ये जो फर्स्ट वन है ये मोस्टली यूज़ होता है थ्रेड, एक्सटर्नल थ्रेड को दिखाने के लिए, और इसमें भी जो आपको ये सेकंड दिख रहा है ये फर्स्ट और सेकंड ये मोस्टली यूज़ होते हैं इंटरनल थ्रेड्स को दिखाने के लिए। तो इस टाइप से जो है रिप्रेजेंटेड की जा सकती है थ्रेड्स इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के अंदर। जो हमारा नट होता है उसमें एक्सटर्नल थ्रेड होती है, और जो हमारा बोल्ट होता है उसके अंदर जो है इंटरनल थ्रेड होती है। तो नट बोल्ट का कॉम्बिनेशन यहाँ पर सेट होता है जिसे आप मेल एंड फीमेल थ्रेड्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बिल ऑफ मटेरियल्स इन असेंबली ड्राइंग्स? द पर्पस ऑफ बिल ऑफ मटेरियल्स इन असेंबली ड्राइंग इज टू लिस्ट ऑल द पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स नीडेड फॉर द असेंबली, प्रोवाइड डिटेल लाइक पार्ट नंबर, क्वांटिटीज, डिस्क्रिप्शन एंड मटेरियल, हेल्प इन ऑर्डरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। सो जो बिल ऑफ मटेरियल होता है, जो असेंबली ड्राइंग होती है हमारी, फॉर सपोज ये हमारी एक असेंबली ड्राइंग है, तो इसके डिफरेंट पार्ट हमें यहाँ पर विजिबल होते हैं। तो वो जो डिफरेंट पार्ट होते हैं वो सब जब हम असेंबल करते हैं तो हमारा एक कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट होता है। तो वो डिफरेंट पार्ट कौन कौन से पार्ट होंगे उसकी हम यहाँ पर एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, आइटम नंबर, पार्ट नंबर, क्वांटिटीज़ कितनी लगेगी। तो ये एक बिल ऑफ मटेरियल है। इससे जो है प्रॉपर हमें क्या ऑर्डर करना है, क्वांटिटीज़ कितनी ऑर्डर करनी है, डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका क्या चीज़ है वो, और मटेरियल वगैरह आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं आपके हिसाब से, लाइक मटेरियल और आपका जो है वेंडर कौन है, मैन्युफैक्चरर कौन है, वो सब आप ऐड कर सकते हैं।
फिनिश ऐड कर सकते हैं, मटेरियल ऐड कर सकते हैं। तो इससे बिल ऑफ मटेरियल से हमें डिटेल में चीज़ों के बारे में पता चल जाता है कि ऑर्डर और इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज सरफेस फिनिश्ड मेजर्ड एंड इंडिकेटेड? It is indicated on drawings by a surface finish symbol which looks like a check mark or a check mark with additional number and letters specifying roughness value and machining process or treatment. Additional details like lay direction or special instruction. तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आपकी जो ड्राइंग है उसमें अगर आपके ऑब्जेक्ट की जो है सरफेस फिनिश आपको इंडिकेट करना हो तो आप कैसे करेंगे। तो ये डिफरेंट यहाँ पर सिंबल्स हैं, इनके थ्रू जो है हम ऑब्जेक्ट की सरफेस फिनिश डिफाइन कर सकते हैं। लाइक दिस फर्स्ट वन, मशीनिंग ऑप्शनल सिंबल हैज एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड एन ओपन टॉप विद 2 अनइवन साइड्स बेसिक शेप ओनली। सो इसमें जो है आपको ऑब्जेक्ट को फिट करने के बाद जो है जो मशीनिंग है वो ऑप्शनल है। सेकंड वन है, इसमें मशीन फिनिश रिक्वायर्ड होगी, मीन्स आपको ऑब्जेक्ट को फिट करने के बाद या बनाने के बाद जो है उसका आपको जो है उसको फिनिश, उसकी सरफेस को यहाँ पर मशीन से फिनिशिंग देनी पड़ेगी। रिमूवल ऑफ मटेरियल नॉट परमिटेड, जो फिनिश है उससे कोई भी मटेरियल को रिमूवल परमिटेड नहीं है। तो ये डिफरेंट तरीके यहाँ पर सिंबल होते हैं, उससे हम ऑब्जेक्ट की सरफेस के बारे में बताते हैं। What is the difference between a limit dimension and a basic dimension? Limit dimension specifies the maximum and minimum allowable sizes of features given as two numbers showing the tolerance 20 and 20.05 mm. Ensure the parts fits and function properly within those size limits. Basic dimension indicate the exact theoretical size or location without tolerance. तो जो बेसिक डायमेंशन हमारी होती है वो हमारी एग्जैक्ट डायमेंशन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, और जो लिमिट डायमेंशंस होती है वो टॉलरेंस के बाद जो वैल्यूज़ होती है वो ऐड करने के बाद लिमिट डायमेंशन हमारी होती है। तो क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट फॉर सपोज अगर 20 mm उसको आपने जो है डिज़ाइन वैल्यू थी ड्राइंग में, बट जो है उसमें 20.05 प्लस और माइनस में भी -0.05 करने पे भी जो लिमिट देने के बाद भी अगर वो ऑब्जेक्ट डिज़ाइंड होता है तब भी वो अपना स्मूथ फंक्शन या जिस फंक्शन के लिए भी वो डिज़ाइन किया जा रहा है वो अचीव कर पाएगा। तो ये जो डायमेंशन होती है इसे हम लिमिट डायमेंशन कहते हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड मार्केट में और बढ़ाती है। मीन्स अगर आप जो है 20.05 19.95 के भी प्रोडक्ट डेवलप हो पा रहे हैं तब भी वो मशीन यूज़ कर पा रही, मीन्स उसके पास जो है स्टैंडर्डाइजेशन ज़्यादा मिल रहा है। तो ये एक मार्केट के लिए बेटर चीज़ होती है। तो ये डिफरेंस रहता है। लिमिट डायमेंशन शोज साइज रेंज विद टॉलरेंस व्हाइल बेसिक डायमेंशन शोज द आइडियल एग्जैक्ट साइज, नो टॉलरेंस डायरेक्टली शोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर फिट्स यूज्ड फॉर? Fits are used to define the relationship between mating parts like a shaft and a hole in terms of how tightly or loosely they fit together. They control clearance, loose fit, interference, tight fit, transition between loose and tight. तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको 3 टाइप के जो है फिट्स यहाँ पर डिफाइन होते हैं। फर्स्ट फिट आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर क्लियरेंस फिट। इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट जो आपका मेटिंग पार्ट होगा और जिस ऑब्जेक्ट में आपको उसको मेटिंग करना है उसमें एक अच्छा खासा गैप यहाँ पर मिलता है। तो इजी स्लाइड फिट हो जाता है, रनिंग फिट, स्लैक रनिंग फिट, लूज रनिंग फिट, स्लाइड फिट, इजी। नेक्स्ट है ट्रांजिशन फिट, जिसमें क्या होता है टाइट फिट बिटवीन लूज एंड टाइट फिट। मीन्स ना तो ज़्यादा टाइट होगा ना ज़्यादा लूज होगा। पुश फिट, आप हल्का सा पुश करेंगे और वो फिट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाले में स्लाइड रनिंग इजी फिट था, इसमें हल्का सा आपको पुश फिट करना पड़ेगा। एंड जो थर्ड वन होता है इंटरफेरेंस फिट, उसमें मीन्स जो आपकी उसमें जो है जो फिट है आपको टाइट रहने वाला है। फोर्स फिट आपको इसमें करना पड़ेगा, टाइट फिट और श्रिंक फिट। ओके, तो ये 3 तरह के आपके टोटल फिट होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट वाले में क्लियरेंस अच्छा खासा है, सेकेंड में क्लियरेंस बहुत कम है और थर्ड में जो है क्लियरेंस है ही नहीं। तो ये 3 तरह के हमारे क्लियरेंस, इंटरफेरेंस, ट्रांजिशन फिट होते हैं। इंटरफेरेंस and fits ensure part assemble correctly and function properly, affecting things like movement, load bearing, alignment, ease of assembly और disassembly। तो ये डिफरेंट पर्पस के हिसाब से जो है इन फिट्स का यूज़ किया जाता है। कुछ मशीनरी ऐसी होती है जिनमें कि क्लियरेंस फिट चाहिए होल और शाफ्ट के बीच में,
कुछ में ट्रांजिशन फिट चाहिए, किसी में इंटरफेरेंस फिट चाहिए, तो ये मशीनिंग के ऑपरेशन और उसके फंक्शन के हिसाब से जो है फिट्स यहाँ से यूज़ किए जाते हैं। तो ये था हमारा आज का पार्ट 3। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें और अपकमिंग वीडियोस के लिए बने रहें। धन्यवाद।